नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप लोगों को हम लोगों की जो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, इसका पार्ट चौथा है। इसमें हमारे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? आपको बताना है। हम आपको 2 से 3 सेकंड देंगे। आप लोग इसका जवाब कमेंट में या आप लोग अपने कहीं कॉपी में लिख कर दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग 50 में से कितने सवाल सही किए हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। जो सम्राट अशोक थे वो बिंदुसार के पुत्र थे तथा इनके दादा का नाम अर्थात ये किसके पौत्र थे? ये चंद्रगुप्त के मौर्य के पौत्र थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त चाणक्य का एक अन्य नाम था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक बुक लिखी थी और यह बुक अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं थी, यह बुक संबंधित थी राजनीतिक विज्ञान से, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित मुद्रा राक्षक नाटक का विषय है और इसको विशाख दत्त ने लिखा था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए कौन था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहदत्त जो था वो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी। कितने ईस्वी में? 184 ईसा पूर्व में। 184 ईसा पूर्व में इसके सेनापति बृहदत्त ने इसकी हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। किसकी हत्या करके? बृहदत्त की, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा था? आपको बताना है। मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक किसने लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास ने लिखा था, ठीक है। और यह मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा है और जो अग्निमित्र है वो पुष्यमित्र सिंह का पुत्र था, ठीक है। किसका था? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, ठीक है। कौन? अग्निमित्रम, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्न में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। जो आर्टिकल 29 है वो भारतीय व्यक्तियों को कौन सा अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। कौन? आर्टिकल 29, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर से लिए गए हैं, ठीक है। पहले जो था मौलिक कर्तव्य संविधान के मूल भाग में नहीं था, बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया सोवियत संघ के कानून के द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान का भाग चौथा ए अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद कितने मूलभूत कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले कितने थे? 10 थे और जब 2002 में संविधान संशोधन किया गया जो मूल कर्तव्य हो गए वो हमारे 11 हो गए। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों या बालिकाओं के लिए उनके माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि उनकी शिक्षा प्रदान करें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं। इनमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों में से एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकार का हकदार है उनका समावेश है। दिए गए अनुच्छेद में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। तो आप लोग 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सी क्या है? निर्देशक सिद्धांत दायित्व हैं जो कि राज्य को पूरा करने से संबंधित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्स्थापन के लिए
राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? ठीक है, आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, LM सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई थी। जबकि बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 में गठित की गई थी। कब की गठित? 1957 में। जबकि अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी। और GV राव समिति 1985 में गठित की गई थी, ये 1985 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोच्चि को अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। कोच्चि केरल राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर है। ठीक है, और इसे अरेबियन समुद्र की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप की पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढाल भी कहा जाते हैं। किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन हम लोग को दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को भारत के महान ढलान भी कहा जाता है और यह गुजरात से तमिलनाडु तक फैला है, जिसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से यह शामिल नहीं है। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग को पता ही होगा कि विंध्य ये भी शामिल है, सतपुड़ा ये भी शामिल है और अरावली ये भी शामिल है। जबकि जो शामिल नहीं है वो है हिंदू कुश। ठीक है, हिंदू कुश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर का निर्धारण करती है। ठीक है, ऐसे मूलतः अफगानिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जुंको तबई जो थी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु अक्टूबर 2016 में हो गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हुबली कर्नाटक में मुख्यालय वाले ने अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू कर दिया है। वो कौन सा रेलवे जोन है? ठीक है, आपको बताना है। हुबली कर्नाटक का मुख्यालय किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, आपको ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दक्षिण रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत हुबली कर्नाटक का मुख्यालय आता है। इसके अंतर्गत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनस, अर्थात जो अरुण ग्रह है ये हमारा 1781 में, कब? 1781 में खोजा गया प्रथम मानव ग्रह है। इसकी खोज विलियम हर्सले नामक वैज्ञानिक ने किया था। जबकि प्लूटो अर्थात यम ग्रह की खोज 1930 में, किसकी? 1930 में हुई थी यम ग्रह की खोज। और जो नेपच्यून हमारा वरुण ग्रह है इसकी खोज 1846 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आप इन सब पॉइंट को कहीं कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी यूरेनस से पूछा है तो अगले एग्जाम में प्लूटो से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? ठीक है, आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताएं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है लगभग 3,84,365 किलोमीटर। कितना है? 3,84,365 किलोमीटर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ठीक है, और चंद्रमा जो पृथ्वी की एक चक्कर लगाता है वो 27 दिन, कितने? 27 दिन और 8 घंटे में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लूटो के चांद का नाम बताना है आपको। इनमें से कौन सा एक है प्लूटो के चांद का नाम है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चिरान जो है प्लूटो का एक चांद है। वैसे प्लूटो के 5 चांद हैं। ठीक है, अभी तक ज्ञात जितने चांद हैं प्लूटो के 5 चांद हैं, जिनमें उसका नाम है, एक का नाम चिरान है,
एक का नाम है स्टिक्स, क्या है, स्टिक्स नाम से, और एक का नाम है निक्ष, एक का नाम निक्ष है, और एक का नाम है केरबास, क्या नाम है, केरबेरॉस, ठीक है, केरबेरॉस है, और एक का नाम है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा भी प्लूटो का ही एक चांद है, ठीक है। तो 5 नाम हो गए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 76 वर्षों में हैली नामक धूमकेतु दिखाई देता है, और यह ब्रिटेन के खगोल शास्त्री एमंड हैली के नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है। इन्होंने इसकी खोज 1705 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1705 ईस्वी में इसकी खोज की थी। किसने? एडमंड हैली ने, ठीक है। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डास जो है इस समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो डॉस होता है ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जबकि एंड्रॉयड, बाडा, सिम्बियन ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाइट पेन क्या होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं हम लोग। तो लाइट पेन हमारी एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस हमारी है लाइट पेन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फाइल नाम एक्सटेंशन .inf को संबंधित करता है। किसको संदर्भित करता है आपको बताना है, .in। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थापना विन्यास फाइल को .inf संदर्भित करता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग किस प्रकार का होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी भी सुरक्षा वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा रंग होता है। कौन सा कलर का होता है? हरा रंग का होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्टन जो है ये कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है, यह एक एंटीवायरस है, जबकि मेलिसा ए, ट्रोजन हॉर्स और लो गेट ये सब एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अर्थात एक्सोथर्मिक, क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। तथा जिस प्रक्रिया में ऊष्मा हमको देनी पड़ती है उसे ऊष्माशोषी अर्थात एंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक अभिक्रिया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु अर्थात सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है? गैस होती है, गैस डायरेक्ट सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग भाप को अगर डायरेक्ट बर्फ में परिवर्तित कर दें तो उस परिवर्तन को हम लोग डिपोजिशन कहेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है, ठीक है। आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोश आइंस्टीन घनीभूत जो पदार्थ की अवस्था है उसके अंतर्गत क्या होता है? बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। वैसे मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं पहले थी, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन बाद में 2 अवस्थाएं और खोजी गई। कौन कौन सी? एक प्लाज्मा खोजी गई जो ऑप्शन बी में दिया गया है, और एक खोजा गया बोश आइंस्टीन घनीभूत, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कच्चे माल से विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंशिक आश्वासन विधि, ठीक है। कौन सी? आंशिक आश्वासन विधि। इसके अंतर्गत क्या होता है? जैसे 2 पदार्थ आपस में मिले हैं, ठीक है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए पेट्रोल और डीजल मिले हैं या फिर पेट्रोल और पानी मिला है, ठीक है। तो जो पेट्रोल का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा और जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर दोनों मिले हैं तो अगर दोनों को हम साथ में उबालते हैं, ठीक है, जैसे उबालेंगे तो पेट्रोल हमारा सबसे पहले वाष्पीकृत हो जाएगा, तो उस वाष्प को हम लोग इकट्ठा करके पेट्रोल को अलग कर लेंगे और पानी को अलग कर लेंगे। यही है हमारी आंशिक आश्वासन विधि, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, वैसे मीथेन दलदली स्थानों पर भी पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? आपको बताना है इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राइजोबियम जो होता है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली नाइट्रोजन को एकत्रित कर लेता है। ठीक है, और ये पौधे की जड़ में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यह लेगुमिनस पौधे की जड़ में पाई जाती है। किस पौधे की जड़ में? लेगुमिनस। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, लेगुमिनस। ठीक है, के पौधे के जड़ में पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? ठीक है, आपको बताना है दूध खट्टा किस कारण होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उसमें लैक्टिक एसिड उत्पादित हो जाता है। ठीक है, दूध में लैक्टिक एसिड उत्पादित हो जाता है जिससे दूध खट्टा हो जाता है। और यह किस कारण उत्पादित होता है? तो दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं जिसके कारण लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है और दूध खट्टा हो जाता है। ठीक है, कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? तो अभी हमने इसके पहले जो बताया था आपको कि दूध खट्टा होता है लैक्टोबैसिलस के कारण, तो सेम के कारण ही होता है दूध दही में बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रेबीज नामक जो वायरस होता है ये मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है। इसके अंतर्गत जब मनुष्य रोगी बन जाता है रेबीज को, तो उसको हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य को पानी को देखकर डर लगता है और यह रोग कुत्ते, चमगादड़, लोमड़ी आदि के काटने पर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होती है, अन्य से नहीं? आपको बताना है किससे HIV फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। ठीक है, तो इसका सही जवाब है, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं इसका उत्तर जो है रेलवे ने कुछ नहीं दिया था, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों सही होगा। क्यों? क्योंकि जो HIV के वायरस होते हैं वो हमारे एक ही सुई को बार बार प्रयोग करने से इससे भी फैलते हैं और यौन संबंध से भी, असुरक्षित यौन संबंध से भी फैलता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस बैंक के बोर्ड ने भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के स्वयं में विलय होने की योजना को मंजूरी दे दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय महिला बैंक लिमिटेड में स्वयं को विलय होने की मंजूरी दे दी और यह विलय 1 अप्रैल 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2017 को हुआ था। ठीक है, और जो भारतीय महिला बैंक है इसकी स्थापना 19 नवंबर 2013 को हुई थी। कब हुई थी? 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मुंबई में किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोंजी स्कीम घोटाला किसको दर्शाता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, खाद्यान्न को, कोयला आवंटन, निवेश, चारा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूंजी स्कीम घोटाला निवेश को दर्शाता है। ठीक है, निवेश को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? प्रकाशन नियंत्रक जो होते हैं भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं ओलिगोपॉली। क्या कहते हैं? ओलिगोपॉली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहा जाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोलीपोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोपोली कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भास्कर या भास्कर द्वितीय भी इन्हीं का नाम था। ये एक भारतीय गणितज्ञ थे। इनकी प्रसिद्ध सिद्धांतिका बुक शिरोमणि, शिरोमणि इनकी प्रसिद्ध सिद्धांतिका बुक थी, जिनके 4 भाग थे। कौन कौन से? लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित एवं गोलार्ध, इनके 4 भाग थे। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध बुक का नाम क्या था? शिरोमणि। क्या था? शिरोमणि था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर सीवी रमन जो थे भारत के भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इनके बारे में क्या गलत है, आपको ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, गलत क्या था? इसमें हमारे 2 गलत थे। ठीक है, कौन कौन से गलत थे? सी भी गलत था और डी भी गलत था। क्यों गलत था? पहले ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं। इन्हें 1954 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, ये तथा इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये भी सही है, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु में तो हुआ था, लेकिन 1988 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1888 में हुआ था। ठीक है, और जो इन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी, ये 1987 में नहीं दी गई थी, ये दी गई थी 1929 में दी गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी और डी दोनों गलत हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला में स्थित है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1961 में हुई थी, लेकिन इसका जो नामकरण हुआ था नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान, इसका नामकरण हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ICAR का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 जुलाई। ठीक है, कब? 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है, क्या आता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देख लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन क्या है? प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आता है। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों आता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, तथा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, तथा चैनल पे जो लोग नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बगल में लगी बेल आइकन को भी वो प्रेस कर लें। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। धन्यवाद।